जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है ये यूपी पीसीएस डेडिकेटेड होकर के आने वाले 150 डेज में, ध्यान रखिएगा, आने वाले 150 डे को टारगेट हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको यूपी पीसीएस का जो एग्जाम का डेट है उसका कोई आइडिया नहीं है। ना तो आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ना तो हमें ऐसे कुछ खबर मिली हुई है। तो जो भी हम चीजें सुन रहे हैं मार्केट में, हमको लग रहा है ठीक है भाई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में होने वाला एग्जाम, तो हम लोग अक्टूबर को टारगेट करके चल रहे हैं। एक सबसे मोस्ट फिजिबल जो डेट लग रही है एग्जाम की वो अक्टूबर के राउंड में ही जा रही है। तो हमारी जो पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है वो आने वाले 150 डे को टारगेट करते हुए बनाई जा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरे प्लेटफॉर्म पर 3 प्रकार की सीरीज चल रही है। जो हमारी पहली सीरीज है वो है 15,000 एमसीक्यू की घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज, सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक सीरीज है। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, अगर आपने आज से लेकर के एग्जाम तक मतलब 150 डे तक हमारे साथ ये 15,000 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, आपका प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं आप लोगों से। और जिस प्रकार से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आपने पिछले और 3 क्लासेस को देखा होगा तो आपको ये बात का आइडिया लग गया होगा कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करने का अप्रोच बहुत अलग है, बहुत यूनिक अप्रोच है। हम लोग बहुत एक मतलब क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जितने डायमेंशंस हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उन सबको यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। तो आने वाले 150 डे में ये 15,000 एमसीक्यू आप लोगों के लिए एक बेस्ट एनर्जी बूस्टर का काम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये सीरीज की आज हम लोग यहाँ पर डे 4 क्लास है, ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग डे 4 ही क्लास है। पॉलिटी के सेक्शन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को 2 सीरीज जो हमारी और चल रही है उनकी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। एक सीरीज है पीवाईक्यू चर्चा, जहां पर हम लोग 30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए क्या करते हैं, जैसे आज जो हमारा टारगेट है, आज में 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर है वो पेपर को हम लोग टारगेट करके सब लोग सॉल्व करके यहाँ पर आएंगे। लाइव क्लासेस होगा, लाइव सेशन होगा, जहां पर हम लोग आपस में किस फॉर्मेट में डिस्कशन करते, चर्चा करते हैं, ताकि उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो हम चीजें याद कर रहे हैं वो हम रिटेन कर पाए, वो हम अपने पास लंबे समय तक स्टोर करके रख पाए। ठीक है, तो पीवाईक्यू चर्चा हमारी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है। और जो हमारी थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर केवल एकमात्र ऐसी सीरीज है जो हमारे द्वारा चलाई जा रही है, वह यूपी स्पेशल की मेन सीरीज। इसमें आने वाले 100 दिनों तक, ध्यान रखिए, आने वाले 100 दिनों तक डेली एक क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कराई जा रही है। एक दिन पेपर 5, एक दिन पेपर 6। पेपर 5 को निशान सर कवर करा रहे हैं, पेपर 6 को मैं यहां पर कवर करा रहा हूं। तो आप लोगों के सामने ये 3 इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात है, फ्री सीरीज आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है। तो मेरा आप लोगों से बस एक विनम्र निवेदन है, इन तीनों सीरीज को आंख बंद करके फॉलो करिए। जो चीजें कही जा रही हैं, जो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिखने के लिए दिया जा रहा है उसको लिखिए, सबमिट करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज के जितने रिलेटेड प्रश्न बनते हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। आज हम लोग यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में संविधान सभा के अंतर्गत जो प्रमुख कमेटियां बनाई गई थी, जो प्रमुख समितियां बनाई गई थी, उन समितियों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखो, इन समितियों को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको एक बहुत संक्षिप्त यहाँ पर ब्यौरा दे दूं, ठीक है, मैं आपको बहुत संक्षिप्त ब्यौरा दे दूं। देखो भाई, संविधान के निर्माण के प्रोसेस में 8 बड़ी समितियां बनाई गई थी, 8 बड़ी कमेटी का निर्माण किया गया था, और उनके अलावा कई सारी छोटी कमेटियां और भी थी जो कि वर्क यहाँ पर कर रही थी। अच्छा, मेरा एक बहुत सिंपल सा मानना है, मेरा मानना यह है कि हम सारे फैक्ट्स को याद नहीं कर सकते हैं, तो हम केवल वो फैक्ट याद करेंगे जिसके माध्यम से हम एग्जाम में किसी प्रश्न को हम लोग अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो मैं बहुत कम कंटेंट याद करने पर फोकस करता हूं, लेकिन उसका इफेक्टिव यूज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, देखो भाई, जो पहली कमेटी है, ठीक है, जिसको हम लोग यहां पर पढ़ना है वो है संघीय संविधान कमेटी। ठीक है, फेडरेशन की जो एक कमेटी यहाँ पर बनाई गई है उसकी बात की जा रही है। कभी भी शब्द देखो, अगर आप लोग ध्यान से, तो जहां पर भी संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है, देखो, संघीय शक्तियों संबंधी समिति या संघीय संविधान समिति, इन दोनों कमिटीज के जो चेयरपर्सन हैं, जो अध्यक्ष थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक क्या होगा कि संघीय, अगर ये शब्द आपके किसी कमेटी के नाम के अंतर्गत आ रहा है, फेडरेशन, अगर ये टर्म आपके किसी कमेटी के नाम के अंतर्गत आ रहा है, तो उसके जो चेयरपर्सन होंगे, जो उसके अध्यक्ष होंगे, वो होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति संबंधी समिति जो है, इन दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू यहां पर बनाए गए थे। पॉइंट क्लियर है। अब देखो भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका क्या थी? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनकी भूमिका ये थी कि भाई वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष यहाँ पर चुन लिया जाता है। तो इनका काम था कि संविधान सभा बहुत अच्छे तरीके से कार्य करे। ठीक है, तो उसका जो प्रक्रिया है
प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी जो समिति थी, जो कमेटी थी, उस कमेटी के चेयरपर्सन बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद का याद करना भी बहुत सिंपल है। इसके अलावा संचालन स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी। भाई पूरी संविधान सभा का संचालन करना है तो इसके लिए कौन अध्यक्ष, कौन काम करेगा, जो कि इस पूरी संविधान सभा का मेन अध्यक्ष है, ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम दो कमेटियों में आता है यहाँ पर। एक आता आपका प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, ठीक है, प्रोसेस संबंधी जो समिति यहाँ पर है, और एक स्टीयरिंग कमेटी मतलब संचालन समिति जो है, इन दोनों कमेटियों के चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा प्रारूप समिति जो है, प्रारूप कमेटी या फिर ड्राफ्ट कमेटी जो है, जिसके बारे में सबको पता है, मतलब आज भारत में हर व्यक्ति को पता ही होगा कि ड्राफ्ट कमेटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, ऐसा हम लोग मतलब कहते हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा आपको रुका हूं बीच में, क्योंकि हमने अभी पिछली क्लास में क्वेश्चन देखा था, जहां क्वेश्चन ये था कि संविधान का पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वो किसने तैयार किया था, उनका नाम था BN राव। BN राव वो व्यक्ति थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, जो संवैधानिक सलाहकार थे। इसलिए कंफ्यूज मत करना, संविधान का पहला प्रारूप, पहला ड्राफ्ट BN राव ने तैयार किया था, लेकिन जो संविधान का फाइनल प्रारूप है वो डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया था। और यह भी ध्यान रखना कि जो ड्राफ्ट कमेटी थी, जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला पॉइंट याद हो गया आप लोगों को। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, जनजाति मतलब ट्राइबल्स, ठीक है, एवं अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति। इतनी बड़ी कमेटी बनाई गई है। इस बड़ी कमेटी में आप लोगों को नाम बस ध्यान रखना कि फंडामेंटल राइट का प्रयोग हो रहा है, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटीज का प्रयोग हो रहा है, और ट्राइबल्स का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ये 3 पॉइंट यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं। तो इस कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो है हमारे लौह पुरुष अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। फंडामेंटल राइट, अल्पसंख्यक, जनजाति, इन कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। इस कमेटी के अंतर्गत 5 अलग अलग छोटी छोटी उप कमेटियां बनाई गई थी। बहुत सारी कमेटियां थी, चूंकि 5 उप कमेटियां थी तो 5 का नाम हम लोग को याद नहीं रखना, 2 का नाम आप याद रखो यहाँ पर। एक मूल अधिकार उप कमेटी जो थी, मतलब फंडामेंटल राइट के लिए जो सब कमेटी बनाई गई थी वो, और एक माइनॉरिटी सब कमेटी जो बनाई गई थी, ठीक है। तो जो फंडामेंटल राइट की जो सब कमेटी थी उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे JB कृपलानी, और जो माइनॉरिटी की जो सब कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरपर्सन थे HC मुखर्जी, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ बिजनेस कार्य संचालन समिति, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार। जैसे अभी हमने, अगर आप ध्यान दोगे तो हमने पहले कमेटी देखी थी, इसका नाम था संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद हमने कर लिया था, बहुत अच्छे तरीके से याद किया था। लेकिन यहां पर एक फिर से कमेटी आ रही है, उस कमेटी का नाम दिया गया है कार्य संचालन संबंधी समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति जो है। इस कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो KM मुंशी हैं। तो यहां पर कंफ्यूज होकर के राजेंद्र प्रसाद टिक मत कर देना, ये बात आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी। तो ये कुछ प्रमुख कमिटीज हैं जो यहां पर दी गई हैं। हमने सबसे पहले इन कमिटीज के नाम इसलिए यहां पर देख लिया कि अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत स्पीड वे में हम लोग यहां पर क्या हो जाएंगे, अटेम्प्ट हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ ना। मैं हर क्लास से पहले जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आप लोगों को एक छोटा मोटा संक्षिप्त में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक रिवीजन करा रहा हूँ पूरे टॉपिक्स का, ताकि चीजें आपके दिमाग में याद हो। अच्छा, जैसे कुछ बातें और समझो। कल हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा कल की क्लास से भी चीजों को लिंक करता हूँ। ड्राफ्ट कमेटी की स्थापना कब हुई थी, किसी को याद है? आप एक बार सोचो कि ड्राफ्ट कमेटी की जो स्थापना है, कल हमने डिस्कस किया था, वो कब हुआ था। आप कहोगे सर कहाँ डिस्कस किया था, मैं क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूं, मुझे क्वेश्चन भी याद है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करो, इनका सही क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इनको अरेंज करिए, ठीक है। 4 ऑप्शन था, एक ड्राफ्ट कमेटी थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल को अंगीकृत जब किया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था, और एक जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बैठक हुई थी। ये 4 विकल्प था। आपको ये पता था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ड्राफ्ट कमेटी की जो नियुक्ति है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, जैसे मैं भी कई बार कंफ्यूज जाता हूं। ड्राफ्ट कमेटी की जो नियुक्ति है वो आजादी के बाद हुई थी। ये हुआ था आपका 29 अगस्त 1947। ऐसे भी सोचना कि भाई प्रारूप समिति की आवश्यकता कब पड़ेगी, ड्राफ्ट कमेटी की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब हम लोग संविधान पर एक बहुत लंबा चौड़ा बहस कर चुके होंगे, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर चुके होंगे, और अब हम उसको ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करना है। पहले आप कंटेंट इकट्ठा करते हो, फिर तो ड्राफ्ट करने बैठते हो, तो ड्राफ्टिंग आपको लास्ट में करनी रहती है। तो प्रारूप समिति की स्थापना जब होती है तो आजाद भारत हो चुका था, कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तो बहुत लंबा चौड़ा कार्य अपना कर चुकी थी। अब 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी बनाई जाती है और इसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर अंबेडकर।
चीजें क्लियर हो रहा है ना। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि चीजों को आप लोगों को लिंक करता चलो, यहाँ पर चीजों को आप लोगों को यहाँ पर क्या करूँ, आपस में चीजों को समाहित करता चलो। जैसे एक पॉइंट और ध्यान रखो आप लोगों का, हमने यहाँ पर अभी देखा कि मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स, अल्पसंख्यकों और जनजाति और अपोर्जित क्षेत्रों संबंधित जो सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष पटेल जी बनाए गए थे। इसके अंतर्गत 5 सब कमेटी थी। एक सब कमेटी थी, इसका नाम था मूल अधिकार सब कमेटी, जेबी कृपलानी। एक थी माइनॉरिटी सब कमेटी, अल्पसंख्यक उप समिति, इसके थे एचसी मुखर्जी। एक प्रश्न आपको मैं फिर से पूछता हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना कि किस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के संदर्भ में कि भारत की जो संविधान सभा है वो संविधान के निर्माण के प्रोसेस में अल्पसंख्यकों के हितों को इग्नोर किया गया है। ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आज का आप लोगों का जो होमवर्क नंबर 1 है, पहला जो क्वेश्चन है वो है कल की क्लास से। क्या क्वेश्चन है भाई, कि किस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया था कि संविधान निर्माण के प्रोसेस में, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग के प्रोसेस में माइनॉरिटीज के हितों को इग्नोर किया गया है। ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क है। तो आई होप कुछ चीजें आप लोगों को, सब चीजें यहाँ पर क्या हुआ होगा, अभी इस क्लास में रिकॉल हो गई होंगी, रिवाइज हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की प्रांतीय संविधान समिति जो है, ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति की बात कर रहा है। जब भी प्रांत शब्द आए, सरदार पटेल की तरफ आगे बढ़ो आप लोग, ज्यादा सही आंसर आप लोग का ये रहता है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा भी था प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बात क्लियर हो गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति क्या थे, यहाँ पर अध्यक्ष थे। तो पहला तो आंसर यहाँ पर आप लोगों को बहुत क्लियरली आ गया है। हमने सारी कमिटीज भी देख ली, तो आई होप चीज आप लोगों को यहाँ पर क्या हो गया होगा, रिकॉल हो गया होगा। अच्छा, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हमने यहाँ पर ये देख भी लिया। प्रारूप कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर, जो डॉक्टर अंबेडकर थे, इनके चेयरमैनशिप के अंतर्गत प्रारूप कमेटी मतलब ड्राफ्ट कमेटी में कितने और मेंबर यहाँ पर शामिल थे? तो डॉक्टर अंबेडकर तो चेयरपर्सन हो गए, अध्यक्ष हो गए, इनके अलावा कितने और मेंबर थे? तो उनकी संख्या थी टोटल 6। ध्यान रखिएगा आप लोग, अंबेडकर जी प्लस 6, ये 7 लोगों की पूरी ड्राफ्ट कमेटी तैयार की गई थी, जिन्होंने संविधान का ड्राफ्ट यहां पर तैयार किया था। कई बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ड्राफ्ट कमेटी में शामिल नहीं था? अंबेडकर जी का नाम तो सबको याद रहेगा, बाकी 6 नाम भी आप लोगों को एक बार पढ़ करके तो जाना ही जाना है। भले याद होना इम्पॉसिबल हो, लेकिन पढ़ करके तो जाना। ठीक है, कौन कौन से नाम है भाई? एन गोपाला स्वामी अयंगर पहले नाम है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी नाम आपने सुना हुआ है। के.एम. मुंशी, इनका नाम भी आपने सुना हुआ है। के.एम. मुंशी का नाम क्यों सुना चाहा? हमने देखा था ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, कार्य संचालन संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो के.एम. मुंशी थे। ठीक है, और के.एम. मुंशी ही ड्राफ्ट कमेटी में भी एक मेंबर थे। मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। तो अंबेडकर जी के अलावा ये 6 व्यक्ति थे जो कि ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, इन 6 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधव राव आते हैं और डी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णाचार्य आते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 पॉइंट आप लोग चाहो तो याद कर लो। मुझे पता है कि याद होगा नहीं, मैं इस बात को बहुत स्वीकार करता हूँ कि जो हमारी ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी है ना, वो बहुत लिमिटेड है। अच्छा, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, कोशिश करना उन ट्रिक्स को फॉलो करने का, याद करने का, चीजों को रिवाइज करने का प्रोसेस आप लोग को बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले मॉर्निंग में, ठीक है, कोशिश आप लोग ये करो कि 5 बजे के अराउंड में, 5 साढ़े 5 बजे ड्यूरेशन में आप लोग उठ जाओ। अगर आप 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हो तो उसके बाद से लेकर के 7 बजे तक का जो ड्यूरेशन है, इस पूरे ड्यूरेशन में आप लोग चीजों को रिवाइज कर सकते हो। इस पूरे ड्यूरेशन में आप चीजों को याद कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ रहे हो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। आपने क्या किया भाई, आपने शॉर्ट नोट्स बनाया 2023 के पेपर का, आप शॉर्ट नोट्स से लेकर के छत पर चले गए, टहल रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है, अगल बगल थोड़ा सा नजारा देख लिया, काम खत्म हो गया, अपना आके पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सुबह का 1 से 1.5-2 घंटा जो है, उस ड्यूरेशन में आपको अपने रिवीजन पर फोकस करना पड़ेगा। एक काम और कर सकते हो, मैंने ये ट्राई भी किया है, जो क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं अपनी खुद की क्लास को ईयरफोन लगा करके सुनता रहता हूँ। कई बार मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो आप भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो अपने ऊपर। कि कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार क्लास कौन देखेगा, इतना बोरिंग शकल, इतना गंदा शकल इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति की क्लास कौन देखेगा। ठीक है, अब मानो चलो मेरी क्लास देख भी लो, निशान सर की क्लास तो कैसे भी देख पाओगे, उनकी शकल तो और भी बोरिंग है। ठीक है, तो उसका करना क्या, ईयरफोन लगाओ, क्लासेस सुनो, आपको चीजें याद होंगी। पॉइंट क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने ये देखा कि ड्राफ्ट कमेटी के कौन कौन मेंबर थे, 6 मेंबर का हमने नाम यहाँ पर देख लिया है।
ड्राफ्ट कमेटी में जवाहरलाल नेहरू नहीं शामिल थे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कंफ्यूजन होती है, तो इस बात को यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी का गठन कब किया था? अभी हमने देखा, याद है आप लोगों को, अभी हमने देखा कि भारत की आजादी के पश्चात ड्राफ्ट कमेटी बनी थी। ये बात बहुत क्लियर रखना, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और उसके पश्चात 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी की नियुक्ति की जाती है। ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रीवियस ईयर में 2008 में प्रश्न पूछा भी हुआ है। और केवल यही डेट नहीं, संविधान सभा पहली बार कब बैठक करती है, संविधान सभा से पहले जो अंतरिम सरकार है उसका गठन कब होता है, ये सारी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना, 9 दिसंबर 1946, 24 आपका अगस्त 1946, ठीक है, ऐसे कुछ डेट्स आप लोग को याद रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल चीजें रहेंगी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल की क्लास में होमवर्क दिया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो पूरा कमेटी थी, उसमें जो झंडा समिति थी, जो फ्लैग कमेटी थी, उसके चेयरपर्सन कौन थे? ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा आंसर कमेंट सेक्शन में दिया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर है। यहां पर एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो वहां पर 2 झंडा समितियों का वर्णन होता है। ठीक है, एक झंडा समिति जो कि कांग्रेस का जो कराची सत्र हुआ था, ठीक है, 1931 में कराची सत्र आप लोगों को याद होगा। ठीक है, उस कराची अधिवेशन के अंतर्गत एक झंडा समिति का निर्माण किया गया था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट था कि संविधान निर्मात्री परिषद की बात कर रहा है। अगर संविधान निर्मात्री परिषद यहां पर नहीं रहता तब ये क्वेश्चन गलत हो जाता, लेकिन चूंकि यहां पर दिया था, इसका मतलब क्या है कि ये बात कर रहा है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माण स्टार्ट हो चुका था उस झंडा समिति की। तो वो झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इससे पहले कई सारी कमिटीज के और भी अध्यक्ष थे, हमने भी देखा था यहाँ पर, आपको याद होगा। तो किसके किसके भाई? चूंकि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ही अध्यक्ष थे, तो जनरली जो प्रक्रिया संबंधी कमेटी आती है उनके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। जैसे कि प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, इन दोनों कमेटी के कौन थे अध्यक्ष? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलो भाई, तो झंडा समिति भी यहां पर आप लोग एक कमेटी जोड़ लेना। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, संविधान के स्रोत की बात कर रहा है, संविधान के सोर्स की बात कर रहा है। मैं क्वेश्चन पर आने से पहले मैं क्या करता हूं ना, मैं एक बार आप लोगों को कुछ एक बेसिक समराइज करता हूं चीजों को कि भाई संविधान के सोर्स वास्तव में कहां से लिए गए हैं। ठीक है, देखो भाई, अगर हम बात करें तो संविधान, भारतीय संविधान को सबसे बड़ा, ठीक है, गृहीत संविधान कहा जाता है। गृहीत मतलब क्या? कि हमने बाकी जगहों से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को लिया है अपने अंदर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके उसकी अच्छाइयों को सीखते हो तो इससे अच्छा तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हमारा संविधान का निर्माण इसी प्रकार से किया गया। ठीक है, कहां से लिया हमने? सबसे मेजर पोर्शन जो हमारे यहां पर लिए गए हैं वो लिए गए हैं 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम लेकर के आया गया था उसके अंतर्गत। ठीक है, तो 1935 का जो अधिनियम है वो सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारी बातें ली गई हैं। इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, तो जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ था, ठीक, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और जापान, इतने देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अच्छी अच्छी बातों को एक्सेप्ट किया है, अपने अंदर समाहित किया है। कोशिश करो कि कुछ कुछ पॉइंट्स आपको यहां पर याद रहे, जैसे कि मैं समझाता हूं, ध्यान समझना। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया? संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने लिया विधि का शासन। ठीक है, हमने विधि का शासन लिया, हमने लॉ का शासन यहां पर लिया हुआ है, ये एक बहुत अच्छी बात है। हमने सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो मिनिस्ट्रियल सिस्टम है, जो हमारी मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, वो भी हमने कहां से लिया हुआ है? ब्रिटेन से लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या याद करना हम लोग को, जो यूएसए है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहां से हमने लिया फंडामेंटल राइट। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और ध्यान ये रखना कि फंडामेंटल राइट हमने लिया है यूएसए से, लेकिन फंडामेंटल राइट की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो हमने यूएसए से नहीं लिया है। उसको मैं भी आप लोगों को आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि हमने कहां से लिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम की स्वतंत्रता, फ्रीडम की बात कर रहा है। न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, ठीक है, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, ठीक है, इंपीचमेंट जो लगाया जाता है वो, तो ये सब चीज हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया हुआ है। आयरलैंड से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिया है, वो है डीपीएसपी।
ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, तो वो हमने लिया है आयरलैंड से। यहाँ पर आयरलैंड के बारे में आप लोग बस एक पॉइंट याद करो। इसके बाद कनाडा से हमने क्या लिया है, देखो कनाडा को ही कई बार ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट भी कहा जाता है। तो अगर आपके सामने किसी क्वेश्चन में कनाडा की जगह पे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन मत में आना, कंफ्यूजन मत आ जाना, ठीक है। कनाडा या फिर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका आप लोगों को टिक करके आगे बढ़ना है। यहां से हमने क्या लिया, हमने यहां से लिया है सशक्त केंद्र। जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो बहुत सशक्त है और इसके साथ ही साथ जितने फेडरेशन वाले, जितने संघीय व्यवस्था वाले कॉन्सेप्ट है, सब हमने कनाडा से लिए। जैसे कि हमने क्या लिया, हमने अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र पावरफुल हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं सातवीं सूची के अंतर्गत, उसको हमने कहां से लिया, केंद्र में लिया हुआ है, ये लिया हमने कनाडा से ही। इसके अलावा केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र फिर पावरफुल आ रही है, केंद्र की भूमिका यहाँ पर ज्यादा बढ़ रही है, ये भी हमने कहां से लिया, कनाडा से लिया हुआ है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची लिया, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता लिया, संसद के दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सेशन होती है, जो संयुक्त बैठक होती है, वो हमने लिया अपना ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इसके अलावा जर्मनी से हमने क्या लिया, जर्मनी से हमने लिया है कि जब आपातकाल लगे, जब इमरजेंसी लगे, तो किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स को खत्म करना है, समाप्त करना है, निलंबन करना है, जो भी करना है, वो हमने जर्मनी से लिया हुआ है। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ ने हम लिया फंडामेंटल आपकी क्या ड्यूटीज, ठीक है। और इसके अलावा प्रियम्बल में जो न्याय का कॉन्सेप्ट है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यूएसएसआर से लिया हुआ है। फ्रांस हमने क्या लिया, फ्रांस हमने लिया यहाँ पर आप देखो तो समता बंधुता के जो आदर्श है, प्रियम्बल में अगर आप पढ़ोगे तो स्वतंत्रता समता और बंधुता के जो आदर्श हैं वो हमने लिया हुआ है फ्रांस से, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया, वो लिया संविधान में जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, जो संशोधन की प्रक्रिया है, और इसके साथ साथ राज्यसभा में जो इलेक्शन, जो मेंबर उनका जो इलेक्शन है, वो भी हमने साउथ अफ्रीका से यहाँ पर लिया हुआ है। अब अगर आप इतना पॉइंट एक बार पढ़ गए, ठीक है, इतना एक बार पॉइंट पढ़ गए, आपको चीजें यहां पर क्या हो जाएंगी। अब इसके बाद जब क्वेश्चन आप सॉल्व करके आने वाले 20 से 25 क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। आते हम लोग क्वेश्चन पर, एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन यहां पर किस प्रकार से दिए गए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि संविधान का जो प्रियम्बल है उसका विचार कहां से लिया गया, अभी हमने डिस्कस किया यूएसए के संविधान से हमने क्या किया हुआ है, इसके विचार को लिया, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर इसकी जो भाषा है, इसका जो लैंग्वेज है वो यूएसए से नहीं है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कहां से लिया गया, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा भी है कि जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ध्यान रखना प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने लिया कहां से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत सबसे सर्वोच्च कौन है, कौन हो सकता है भाई, संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ही सबसे सर्वोच्च हमारे यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। तो संविधान यहाँ पर सर्वोच्च हो गया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था वो, तो कुछ मतलब क्वेश्चन में था ही नहीं। अगला क्वेश्चन कर जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना, अभी हमने देखा पिछले वाले चार्ट के अंतर्गत, ठीक है, कि यूएसए से हमने क्या किया हुआ है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था, फेडरेशन सिस्टम, संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो मैंने कहा था कि जब भी संघ शब्द आएगा तो आपको कनाडा या फिर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, इन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन टिक कर देना। तो यहाँ पर कनाडा दिया हुआ है तो कनाडा टिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि संघात्मक जो व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ठीक है। राज्यों का संघ, ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इसकी जो संकल्पना है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, इसकी जो संकल्पना कहां से लिया गया, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। देखो यहाँ पर लिखा है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। चूंकि ये एक क्वेश्चन में कनाडा की जगह पर विकल्प दिया था तो कंफ्यूजन में मत आना। पता चला कि आप कनाडा याद करते हुए आगे बढ़ रहे हो और एग्जाम में जब पेपर आया तो वहां पर कनाडा की जगह पर लिख दिया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। आप सोच रहे हो कि ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, ये तो मेरे ऊपर से निकल गया चीजें, ठीक है। तो इसलिए दोनों पॉइंट को बहुत विशेष तौर पर ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, कि कनाडा या फिर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका दोनों एक चीजें हैं, और राज्यों का संघ, संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारे कॉन्सेप्ट कनाडा या फिर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची है, जो कंकरेंट लिस्ट है, इसकी अवधारणा कहां से ली गई है, ठीक है, इसकी अवधारणा कहां से ली है। देखो 7th शेड्यूल के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां थी, जो रेसिडुअल पावर्स थे, मतलब कि जो पावर किसी के पास डिफाइन नहीं थे, ठीक है, और आने वाले समय में पावर क्रिएट हो सकते थे, वो सभी पावर किसको दे दिया गया,
केंद्र को, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर केंद्र बलशाली हो रहा है, केंद्र शक्तिशाली हो रहा है, तो ये कहां से लिया गया होगा, ये लिया गया होगा आप लोगों का कनाडा से, ठीक है। समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहा है, तो कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या करते हैं, समवर्ती सूची या फिर कंकरेंट लिस्ट के कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक, बहुत अच्छा पॉइंट था, ठीक है। अब देखो भाई, इसके अलावा थोड़ा सा हम यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने इस समवर्ती सूची के अलावा बहुत सारी चीजें अन्य भी ली, अभी हमने देखा भी था कि जो ज्वाइंट सेशन है, जो संयुक्त बैठक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। इसके अलावा जो आपका व्यापार वाणिज्य समागम की जो स्वतंत्रता है वो भी आपने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है, ठीक है। चीजों को एक साथ कंबाइन करो, एक साथ याद करने का प्रयास करो। वो चार्ट अगर आप ये सोचोगे ना, एक बात समझना, अगर आप ये सोचते हो कि मैं क्या करूंगा, मैं सारे चार्ट एक बार लेकर के बैठूंगा और याद कर ले जाऊंगा, इम्पॉसिबल है। आपने एक बार चार्ट की रीडिंग की, आप 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आपको लगे कि हाँ ठीक है, जो मैंने चार्ट में पढ़ा था उस चीज का जब एप्लीकेशन तुरंत आपको दिख रहा है वहां पर, तो चीजें याद होंगी। और जब एप्लीकेशन करने के बाद मानो आपने 25 क्वेश्चन लगाया, 10 क्वेश्चन गलत किया, 15 क्वेश्चन सही किया, तो जो 10 क्वेश्चन आपने गलत किए ना, जब उसके बाद आप फिर से चार्ट की रीडिंग करते हो, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों को फॉलो करनी है पूरे प्रीवियस क्वेश्चन में। ये जो 15,000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, इसका केवल टारगेट यही है, ठीक है, कि हम लोग चीजों को जितना ज्यादा हो सकता है याद करने का प्रयास करें। अब देखो भाई, भारत के संविधान में डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है कहां से लिया गया, बहुत सिंपल है, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया हुआ है, आयरलैंड से। यहाँ पर डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि राज्यसभा के गठन में, ना राज्यसभा की बात कर रहा है, ठीक है, प्रतिभा, अनुभव और सेवा, ठीक है। आप कहोगे सर प्रतिभा अनुभव कौन है, मुझे नहीं पता प्रतिभा अनुभव कौन है। यहाँ पर प्रतिभा की बात की जा रही है, अनुभव की बात की जा रही है और सेवा की बात की जा रही है, कि अगर राज्यसभा के गठन में इनका जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, उसको किस प्रकार से दिया जाएगा। ये हमने कहां से लिया, तो ये हमने लिया हुआ है आयरलैंड से। हमने कहां से लिया हुआ है, आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने क्या लिया, यहाँ पर डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया। आयरलैंड से हमने राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव और सेवा का प्रतिनिधित्व दिया, मतलब उनको रिप्रेजेंटेशन वहां पर दिया, ठीक है। देखिए ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। आयोग का सबसे फेवरेट और बच्चों के लिए सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन है आप लोग का मैच द कॉलम में क्वेश्चन। प्रावधान, सोर्स, ध्यान रखना, प्रश्न पूछा कौन सा मैच नहीं है, ये बात ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट यूएस से, सही बात है, ठीक है। डीपीएसपी आयरलैंड, सही बात है। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां किसको शक्तिशाली बनाती हैं, सेंटर को। तो सेंटर को शक्तिशाली कौन बनाता है, वो बनाता है कनाडा। कनाडा फिर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। तो यहां पर लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, जो कि गलत है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया हुआ है 7th शेड्यूल के अंतर्गत कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। जर्मनी से हमने क्या लिया हुआ है, आपातकालीन शक्तियां, ये बात तो सही है, ठीक है। तो जो सी वाला ऑप्शन था आप लोगों का, वही यहां पर गलत था, इसका आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन फिर से देखो, ये याद कर लेना, कह रहा विधि का शासन और विधि की स्थापित प्रक्रिया। हमने क्या डिस्कस किया था कि जो विधि का शासन है वो इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है, ये बात तो श्योर हो। ए का 2 मिला दो, बस ए का 2 मिलाया आपने, ठीक है। और देखो कहीं पर मैच कर रहा है क्या, इस वाले में 2 ऐसे ऑप्शन आपके आ रहा है जिसमें ए का 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अगला क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ सूची, मतलब समवर्ती सूची की बात कर रहा है, ठीक है। समवर्ती सूची की यहाँ पर बात कर रहा है। समवर्ती सूची आपने कहां से लिया था, आपने लिया था ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो डी का 1 मैच करा दो, यहां पर नहीं मैच हो रहा है। अगला वाला ऑप्शन देखते हैं भाई, डी का 1 मैच हो गया, आंसर आप लोगों का क्या हो गया, आ गया इजिली। अब बात समझना, मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें अगर आपको चारों स्टेटमेंट, चारों पॉइंट्स का आंसर ना भी पता हो, तब भी आप बहुत इजीली क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अच्छी बात यहाँ पर ये होती है, ठीक है। विधि का शासन इंग्लैंड, विधि की स्थापित प्रक्रिया जापान, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल के द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। यहाँ पर फिर से केंद्र को पावरफुल बनाया जा रहा है। जब केंद्र पावरफुल बनेगा तो कहां से आएगा, कनाडा से पावर आएगी, ठीक है। कनाडा केंद्र को पावर देता है। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट कहां से आती है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां कहां से आती है, आपकी कनाडा से, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक अप्रोच है याद करने का, अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो चीजें याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया आप लोगों का रशिया से, यूएसएसआर से, पूरे सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या किया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट यहां पर लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है। सही बात है भाई, तुम भी मानते हो, मैं भी मानता हूं,
विश्व में सबसे अधिक लंबा संविधान जो है हमारा ही है। हमने सबसे ज्यादा दिन तक इस संविधान का निर्माण की प्रक्रिया को लिया भी है। मेरे पास अभी यहाँ पर लिस्ट था, मैं देख के आपको बताता भी हूँ, ठीक है, कि संविधान के निर्माण में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा समय किस देश ने लिया है। इसका यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ था मेरे पास, मैं देख रहा था उसको, आपको बताता हूँ। देखो अमेरिका जो है, ठीक है, अमेरिका ने 4 महीने से कम में अपना कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किया था। कनाडा ने 2 साल 6 महीने में अपना संविधान निर्माण किया था। आपको विश्वास नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया ने 9 साल का समय लिया है। हम लोग उससे आगे हैं, तब मतलब हम लोग थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो 2 वर्ष 11 में 18 दिन का ही समय लिया था, 12 सेशन हुए थे संविधान के अंतर्गत, ठीक है। तो ये बात आपको पता है। तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, ये बात सही है। मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सही है। देखो असर्शन रीजन का जो क्वेश्चन होता है ना, उस क्वेश्चन में अगर असर्शन और रीजन में से कोई भी एक स्टेटमेंट गलत हो गया तब वो क्वेश्चन आपके लिए बोनस है। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, आपने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, आपको ये लगा कि नहीं यार रीजन गलत दिया हुआ है या फिर असर्शन गलत दिया हुआ है, आपके लिए सबसे इजी क्वेश्चन फिर हो गया। लेकिन जब जैसे ही दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हुए, अब आपके सामने एक नया प्रश्न खड़ा हुआ। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि क्या जो रीजन है वो असर्शन को सही प्रकार से एक्सप्लेन करता है। अब आपको इस बात की यहां पर जांच करनी है। तो देखो फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है, ये बात से संविधान का लंबा होने का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो किसी प्रकार का ये एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, तो व्याख्या ये सही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। देखो असर्शन रीजन का जो पूरा टॉपिक है ना, मैं आप लोगों को इस पूरी सीरीज के बीच में एक क्लास लूंगा। उस क्लास में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे असर्शन रीजन एक क्लास में कराऊंगा, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर वो क्लास आप लोग कर लिए उसके बाद असर्शन रीजन क्वेश्चन आप पे कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि उसका एक लॉजिक है, उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को फॉलो करना रहता है बस, ठीक है। अब देखो ये तो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान के प्रमुख भाग की बात कर रहा है। संविधान के प्रमुख पार्ट्स की यहां पर बात कर रहा है कि कौन कौन सा भाग संविधान में है। देखो संविधान के हम भाग की बात करें तो पहला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अगर आप ध्यान दोगे तो भारतीय संविधान के अंतर्गत टोटल 22 भाग है, ठीक है, 22 पार्ट है। अगर आप काउंटिंग के दृष्टिकोण से जाओगे तो उनकी संख्या 25 हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक ही भाग के अंतर्गत कई सारे भाग होते हैं, जैसे कि 9 भाग 9 भाग 9A भाग 9B, ठीक है। तो कई सारे पार्ट वहां पर हो जाते हैं, तो इसलिए अगर हम काउंटिंग के दृष्टिकोण से जाएंगे तो 25 भाग यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम क्रम के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 22 भाग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये 22 भाग में से एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग के 10 भाग याद होने ही चाहिए, और उसके बाद 3-4 भाग और भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप लोग को याद यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको याद कराने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करना आप लोग की याद कर ले जाना, ठीक है। पहला भाग, ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ और उसका सेंटर, उसका जो राज्य क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, उसको हम ऐसे कहते हैं। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र पहला भाग हो गया। जो इसका भाग 2 है, ठीक है, भाग 2 क्या कहता है, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता की बात करता है। भाग 3 फंडामेंटल राइट। देखो मुझे याद है, अगर मुझे याद है तो आपको याद हो सकता है, ठीक है। भाग 1 2 3 हो गया। भाग 4 आप लोगों को कहता है डीपीएसपी। भाग 4 ही कहता है आप लोगों का फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ये हो गया। भाग 5 आप लोगों का हो गया संघ मतलब यूनियन, ठीक है, संघ की बात यहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है, संघ। भाग 6 आप लोगों का क्या हो गया, राज्य, ठीक है। भाग 7 एक ऐसा भाग है इस संविधान के अंतर्गत जिसको कि हमने संविधान के 7वें अमेंडमेंट के अंतर्गत, 7वें संशोधन के अंतर्गत, ये संशोधन जहां तक मैं श्योर हूं तो 1956 में हुआ था, ठीक है। 1956 में एक 7वां संशोधन किया गया था और इस 7वें भाग को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में संविधान में भाग 7 एग्जिस्ट नहीं करता, इसको निरसित कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद भाग 8 जो है वो आपका है यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, ठीक है। इसके बाद आपको जो भाग 9 है, भाग 9A है और भाग 9B है, ये तीनों भाग भी है बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 9A 9B, ये क्या भाग है भाई, 9 है आप लोगों का पंचायत सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पंचायत की बात कर रहा हूँ। 9A नगर पालिका, ठीक है, और 9B है आप लोगों का सहकारी समितियां, ठीक है, सहकारी समितियां, ठीक है। तो भाग 9, भाग 9A, भाग 9B, ठीक है, ये संविधान के 3 भाग यहां पर दिए गए। क्लियर हो गया। इसके बाद आप लोग एक भाग यहां पर और याद रखो जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है भाग 10
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के जो क्षेत्र, ठीक है। देखो टोटल 22 भाग हैं, मैंने आप लोगों को 10 भाग याद करने को बस बोला है, मैं आपसे ज्यादा उम्मीद ही नहीं करता, मुझे पता है कि आप लोग बहुत छोटे माइंड के इंसान हो, ठीक है। आप लोग सीरियस कैंडिडेट होते तो 22 याद कर लेते, वो अलग बात है, सीरियस तो हो नहीं, ठीक है भाई, हम लोग बस टाइम पास करना है, घर से कुछ पैसे मिले, पॉकेट मनी मिल रही है, इसी बहाने दिल्ली में रह रहे हैं, घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो भी दृष्टिकोण है तो कम से कम 10 भाग याद करो। अगर वो दृष्टिकोण नहीं है, आपको लगता है नहीं यार मैं सीरियस कैंडिडेट हूं, तो इन 10 के अलावा कुछ और ऐसे भाग हैं जो कि आप लोग को याद होने चाहिए, जिनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 10 भाग तो पहले याद कर लो। भाग 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भाग 2 सिटीजनशिप, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, भाग 4 डीपीएसपी, भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 5 संघ मतलब यूनियन की बात करते हैं यहाँ पर, भाग 6 स्टेट, भाग 7 जिसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया, भाग 8 यूनियन टेरिटरीज, भाग 9 पंचायत, भाग 9A नगर पालिका, भाग 9B सहकारी समिति मतलब कोऑपरेटिव जो कमिटीज होती हैं, और भाग 10 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्र। ये 10 भाग याद कर लो आज की आज। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो आई होप ये भाग आप लोग यहाँ पर समझ में अब आएंगे। देखो भाई क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। अच्छा जब भी नहीं शब्द पढ़ो भाई सर्किल मार्क जरूर कर लेना, वरना एग्जाम पेपर देने के बाद आकर के ये मत रोना कि सर मैंने बस ये शब्द नहीं पढ़ा था इसी वजह से आंसर गलत कर दिया था। तो क्वेश्चन में जब भी नहीं चीज दिखे, जब भी आपको अपने जीवन में निगेटिव लोग दिखे, जब भी आपको लगता है कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपके अगल बगल की कोई व्यक्ति निगेटिव है, तुरंत उसको सर्किल मार्क करो, उससे कट जाओ, बाहर हो जाओ। सबसे सिंपल तरीका यहाँ पर यही है। अब देखो भाई कौन एक सही सुमेलित नहीं है इसकी बात कर रहा है, नागरिकता सिटीजनशिप की बात कर रहा है। अगर आप ध्यान दोगे मैंने आपको बताया ना कि नागरिकता कहां पर है, संविधान के भाग 2 में है, ठीक है। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट, सही है। भाग ठीक है 6A, एक तो रोमन समझ में नहीं आता कि रोमन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। भाग 6A, भाग 6A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य। ये बात तो गलत है, आपको पता है कि भाग 6A में नहीं भाग 4A में शामिल है, ठीक है। तो इसको गलत कर लो। भाग 6 में आप लोगों का राज्य है, ये बात आपको पता थी, इसका आंसर क्या होगा, सी हो गया। अच्छा कोई मुझे बताया है कि कमेंट सेक्शन में, बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रोमन में, ठीक है, हम जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप सबने रोमन पढ़ा होगा ना, 1 2 3 4 5 ऐसे रोमन पढ़ा होगा, रोमन संख्याएं पढ़ी होगी। इसमें जीरो को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मुझे नहीं पता, आप लोग बताना, एक बार सोच समझ के बताना कि जीरो को यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करते होंगे, ठीक है। चलो तो ये आमना एक हमारा संविधान का जो पार्ट्स थे उसको हमने यहाँ पर देखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, सही प्रकार से मैच्ड है। संविधान का सेकंड भाग क्या है, सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट तो है ही, तो गलत हो गया। तीसरा भाग क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, ये भी गलत हो गया। चौथा भाग क्या है, चौथा ए कह रहा है 4A क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ये सही हो गया, इसका आंसर हो गया आप लोगों का सी। अब देखो दो क्वेश्चन था, 2004 में क्वेश्चन पूछा प्रीवियस ईयर में कि मौलिक कर्तव्य 4A ये मैच कराना था कि गलत है कि सही है। अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 2007 में आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली सही हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भूमिका इसी प्रकार से, और कुछ भूमिका नहीं है उसकी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित करें। 4 आपके यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इन सब्जेक्ट्स को संविधान के पार्ट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। मैं आपको सारे भाग याद करा दिया हूं, अब इसको बस लिख लो यहाँ पर। संघ और उसका राज्य क्षेत्र यूनियन एंड टेरिटरी भाग नंबर 1, मौलिक कर्तव्य भाग नंबर 4A, नागरिकता भाग नंबर 2, डीपीएसपी भाग नंबर 4। कितना सिंपल, इससे इजी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। मतलब अब इससे इजी क्वेश्चन तो आपको यही पूछ सकता है कि भाई देश के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चन बस यही बनता है और कुछ तो बचता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। और ये कब पूछा हुआ देखो 2022 में, ठीक है, तब 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्या चाहिए आप लोग, बोनस क्वेश्चन है, आराम से एंजॉय करो इसका आंसर भी चाहो तो निकाल लो आप लोग यहाँ पर, ठीक है भाई। पहले पर ये है तो पहला पहले होगा, फिर आप लोगों का थर्ड होगा, ठीक है, थर्ड होगा, फिर आप लोगों का उसके बाद आप लोगों का 4 मतलब 4 और फिर आप लोगों का 2, ये तो 1 3 4 तो इसका आंसर आप लोगों का यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन क्या करे, प्रावधान दिया गया है, कुछ सब्जेक्ट्स दिए, कुछ टॉपिक दिए गए, संविधान के पार्ट्स की बात करें, भाग की बात करें, उसको मैच करें। अच्छा देखो एक बात समझना, संविधान का भाग मतलब पार्ट जो होता है और संविधान की जो अनुसूची होती है, इन दोनों में डिफरेंस है। अनुसूची मतलब शेड्यूल हो गया आप लोगों का,
ठीक है, और भाग मतलब पार्ट हो गया। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, कभी कंफ्यूज मत होना। अगर कंफ्यूजन में आए तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का गलत करके आओगे। अभी जब लोग पढ़ो संविधान के भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है, देखो सुमेलित नहीं ये पूछ रहा है, नागरिकता भाग 2 ये सही है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, अरे मैंने भी तो याद कराया था कि भाग 7 को क्या किया गया है, 7th अमेंडमेंट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। तो बी क्या हो गया, गलत हो गया। संघ राज्य क्षेत्र कहां पर है, भाग नंबर 8 में है। संघ राज्य क्षेत्र कहां पर है, भाग नंबर 8 में। देखो क्लियर हो गया। अब यहां पर एक पॉइंट आप लोगों को एक्स्ट्रा मिला जो कि आप लोगों को याद करना है। कौन सा पॉइंट याद करना है भाई, निर्वाचन, इलेक्शन। जो इलेक्शन है वो संविधान के भाग संख्या 15 में शामिल है। उन 10 के अलावा 11वां आपको ये याद करना है, ठीक है, कि इलेक्शन संविधान के भाग नंबर 15 में शामिल किया गया है। ठीक है, भाग 9A नगर पालिका, ये तो हमने पढ़ाई था। संघ राज्य क्षेत्र हमने पढ़ाई था, ये पढ़ाई था। एक आप लोगों को जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिला वो मिला है निर्वाचन के बारे में देखने को, कि निर्वाचन संविधान का भाग 15, ये याद कर लो। ये याद कर लिए, मजा ही मजा। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर वही भाग मैच कराना है। ठीक है, भाग 9 की बात कर रहा है तो 9 क्या था, पंचायत था। 9A क्या था, नगर पालिका था। 4A क्या था, मूल कर्तव्य था। 8 क्या था, ड्यूटी था। ठीक, इजी क्वेश्चन है, हलवा छाप क्वेश्चन दिया गया आप लोगों से। ठीक है, कब पूछा है, 2009 में पूछा हुआ है। ठीक है, हलवा छाप क्वेश्चन था ना भाई, कमेंट सेक्शन में बताना कि अब कहोगे सर मुझे समझ में ही नहीं आया। समझ में सबको आ रहा है ना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में थोड़ा रिव्यू दे देना, मेरी स्पीड कैसी है, मुझे और स्पीड बढ़ानी चाहिए और स्पीड घटानी चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा एक बार आप लोग सजेशन दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या लगता है क्या सही यहाँ पर चीजें हैं, कौन सही सम्मिलित नहीं है। ये आयोग केवल नकारात्मक चीजें पूछता है, मुझे लग रहा है सब तो नहीं लगता है पूछा हुआ है। पंचायत 9 सही है, नगर पालिका 9A सही है, सहकारी समिति 9B सही है, अधिकरण 10। भाग 10 क्या था, SC/ST के लिए क्षेत्र। ठीक है, SC/ST के लिए क्षेत्र। और 9A 9B ये तो याद आप लोगों को रहेगा ही रहेगा, मुझे पता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अधिकरण का क्या आंसर होगा, अब ये याद यहाँ पर कर लो। ठीक है, तो अधिकरण जो है वो भाग 14A में शामिल है। देखो अब एक समझो, एक भाग आपने यहाँ पर याद किया 14A जो कि ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, अधिकरण की बात करता है। इसके बाद आपने एक भाग याद किया भाग 15 जो कि निर्वाचन या फिर इलेक्शंस की बात करता है। ठीक है, तो उन 10 के अलावा ये 2 भाग आप लोगों को यहाँ पर और देखना है, 1-2 भाग अभी और देखना होगा, मैं भी बताऊंगा कौन कौन से भाग दिखने हैं। ठीक है, फिर हम उनको भी यहाँ पर याद करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान में किस भाग में 300 पानों में पंचायतें निर्माण करने का प्रक्रिया यहाँ पर रखा गया है। पंचायतों की बात सीधे पूछ रहे किस भाग में है, तो भाग नंबर 9। 9 कहाँ है भाई, ये रहा, आंसर टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। अच्छा ये याद कर लेना, देखो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है, जो कि 1992 में हुआ था, वो 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। ठीक है, 24 अप्रैल वो डेट है जब हम लोग भारत में पंचायती दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, पंचायती दिवस सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संभव है कभी आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले या फिर कभी एग्जाम में पूछा हुआ हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फिर सूची 1 सूची 2 मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 दे रहा है, मैच कराने को कह रहा है। इसमें जो आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट मिला वो मिला है आयात उपबंध का, आपात उपबंध का, इमरजेंसी कॉन्सेप्ट का। लेकिन समझना, अगर आपको आपात उपबंध न भी पता हो, ठीक है, मैंने उन 10 के अलावा जो आप लोगों को 2 याद भी कराया भी है ना, अगर आपको 2 याद नहीं भी रहता तब भी आप वो 2 क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर ले जाते। जैसे मैं आपको इसको अटेम्प्ट करके देखो एक बार, क्या कह रहा है भाई, संघ आपको पता है भाग 8 में शामिल है। ठीक है, संघ कहां पर शामिल है, नहीं संघ, ये संघ वो नहीं है, यूनियन की बात कर रहा हूं, मतलब भाग संख्या 5। ठीक है, तो भाग संख्या 5 में देखो संघ, सी का 4 एक ही में है, आंसर आ गया। आपको इमरजेंसी उपबंध किस भाग में है याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं याद कर लो, संभव है कभी एग्जाम में पूछते। कौन सा भाग है, भाग 18 है। ठीक है, तो हमने क्या क्या याद कर लिया, हमने याद किया भाग 14A अधिकरण। ठीक है, मतलब ट्रिब्यूनल्स की बात हो गई। भाग 15 हमने याद कर लिया, यहां पर कौन सा भाग 15 था, मुझे भूल गया, निर्वाचन मतलब इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन। और अभी आपने याद कर लिया भाग 18 भाग क्या है आप लोगों का, इमरजेंसी। ठीक है, आपात उपबंध। 3 नए भाग आप लोग यहाँ पर और याद कर लो, 1-2 भाग अभी और आप लोग को मिलने वाला है जो कि मैं आप लोग से याद कराऊंगा। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसको सोचो, इसका आंसर सोचो क्या होगा। दिख रहा है क्वेश्चन, दिख तो गया, सही सम्मिलित नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज 4A पता है, स्टेट भाग 6 पता है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, हमने कहीं याद ही नहीं किया।
कुछ समझ में आ रहा है? आपने महान्यायवादी नहीं पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ा है संघ। तो संघ के जितने भी अधिकारी होंगे वो सब आपके संघ के अंतर्गत आ गए, ठीक है। तो संघ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो किस भाग के अंतर्गत आता है? वो आता है संविधान के भाग 5 के अंतर्गत, ठीक है, भाग 5 के अंतर्गत। और यहां पर दे रहा है कि भारत का जो महान्यायवादी है भाग आपको 13 में शामिल करा, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि भारत का जो महान्यायवादी हो, जो अटॉर्नी जनरल होगा, वो यूनियन के अंतर्गत आएगा, वो संघ के अंतर्गत आएगा, और संघ का कॉन्सेप्ट भाग 5 के अंतर्गत दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, 2020 में प्रश्न पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हालांकि अगर आपको इस क्वेश्चन में ध्यान समझना, अगर आपको इस क्वेश्चन में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कॉन्सेप्ट न भी समझ में आए, आप बहुत इजीली बाकी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद है, स्टेट आपको याद है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है, जो कि भाग 14 के अंतर्गत है, ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है। अब देखो, अब हमने यहाँ पर कौन कौन सा याद कर लिया था? हमने भाग 14A याद किया था, अधिकरण या फिर ट्रिब्यूनल्स, भाग 15 याद किया था, इलेक्शन, भाग 18 याद किया था, इमरजेंसी। यहाँ पर भाग 14 भी याद कर लो। भाग 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं वो आपके भाग 14 में शामिल होती हैं, ठीक है। तो भाग 14, भाग 14A, भाग 15, भाग 18, इतना आप लोगों को और याद करना है उन 10 भाग के अलावा। वो 10 भाग तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे, बहुत सिंपल है वो 10 भाग याद करना, ठीक है। बीच में एक भाग आप लोगों का छूट रहा था, भाग 17 नंबर, ठीक है, 17 भाग नंबर। 17 भाग नंबर क्या कहता है? राजभाषा की बात करता है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। तो राजभाषा भाग नंबर 17 में दिया गया, ये याद कर लो। आपका पूरा कॉन्सेप्ट, संविधान के सारे भाग आप लोगों को यहाँ पर याद हो चुके हैं। फिर वही कहूंगा, अगर आप नहीं भी याद करोगे तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। देखो 2023 का प्रश्न पूछा हुआ है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 हमको पता है, SC ST क्षेत्र भाग 10 हमको पता है, अधिकरण हमने याद किया था कि भाग किस भाग में अधिकरण 14A के अंतर्गत दिया गया, 14A के अंतर्गत दिया गया, ठीक है। तो यही गलत है, ये बात आपको पता है। अगर आपको ये ना भी पता हो, आप इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जो नए भाग आपको दिख रहे हैं, फिर से कहूंगा, आप लाइन से सारे भाग नहीं याद कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, जो गलती करते हैं जनरली, संविधान के सारे अनुच्छेद एक साथ उठाएंगे, हम आज सारा अनुच्छेद याद करके बैठेंगे, ठीक है। ये जो आपका बलशाली भीम है वह सब कुछ याद करके बैठेगा, याद कुछ नहीं होता है, वो काम मत करो। थोड़ा पोर्शन पढ़ो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जो गलत हो रहा है उनके बाद फिर से थ्योरी पर जाओ, थोड़ा सा फिर से वहां टॉपिक पढ़ो, फिर आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर जो गलत हो रहा है फिर वापस से क्वेश्चन पढ़ो। जब आप मल्टीपल टाइम इस प्रोसेस को फॉलो करते हो ना, आप चीजों को रिवाइज कर रहे होते हो, आप चीजों को अपने अंतर्गत क्रिस्टल क्लियर कर रहे होते हो, आपके दिमाग में चीजें बैठती जाती हैं, तब जो आपके अंदर एक माइंड मैपिंग बनती है, वो माइंड मैपिंग इंपॉर्टेंट है। जब आप शर्लॉक होम की तरह से क्या करते हो, चीजों को एज्यूम करते हो, चीजों का करेक्ट आंसर तक पहुंचते हो, ठीक है। ये प्रोसेस फॉलो करो बस। तो राजभाषा भाग नंबर 17, ये आप लोगों को यहाँ पर एक और याद करना है, काम आप लोग यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो भाई 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। संविधान का कौन सा भाग, ठीक है, संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में? देखो, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, ठीक है, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो वो किस में दिया गया है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच जो वो है, वो संविधान के भाग 11 में है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच जो संबंध की बात की गई है, स्टेट और यूनियन के मध्य में जो संबंध की बात की गई है, वो संविधान के भाग 11 में की गई है। अच्छा, इस भाग 11 के अंतर्गत कई सारे चैप्टर्स बनाए गए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। कोशिश करो याद कर लो, याद इसलिए कर लो, जब आप आर्टिकल्स याद करते हो ना आगे चल करके, तो ये अगर पता है तो वहां से सोचना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि स्टेट और यूनियन के मध्य में जो विधायी संबंध है, जो लेजिस्लेटिव जो रिलेशन है, वो आता है आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 245 से 255, 10 आर्टिकल, 11 आर्टिकल यहाँ पे जो अपन के आते हैं 245 से 255 के अंतर्गत, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है, जहां पर स्टेट और सेंटर के मध्य में एक विधायी संबंधों की बात की गई है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 256 से 263 तक, इसमें सेंटर और स्टेट के मध्य में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जो प्रशासनिक संबंध है, उनको बात की गई है। तो संविधान का जो भाग 11 है वो स्टेट और सेंटर के मध्य संबंधों की बात करता है। इसमें भी 2 चैप्टर बनाए गए, चैप्टर नंबर 1 लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर रहा है, चैप्टर नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात कर रहा है। 245 से 255 आप लोगों का अध्याय नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, और चैप्टर नंबर 2 जहां पर आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करते हो 256 से 263 तक आता है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन पर बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि दिमाग में चीजें बैठ गई होंगी, मुझे बहुत ज्यादा बार बार चीजें रिपीट करने की आवश्यकता है अब नहीं है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपने ऑलरेडी
कवर कर लिया है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करो, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, इसका आंसर कमेंट करके, ठीक है, आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा चारों विकल्प यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, दिक्कत ये कि हम थोड़ा सा भी अगर ऊपर बढ़ा तो आप लोगों को आंसर दिख जाएगा। मैं स्मार्ट हूँ, कम स्मार्ट थोड़ी हूँ। देखो ये आप लोगों को 4 यहाँ पर विकल्प दिया गया है, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैच कराइए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। और ये जो आप लोगों की क्लास है यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों की क्लास यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, ये क्लास आप लोगों की यहाँ पर कंप्लीट होती है। जो हमारी अगली क्लास होगी हम लोग उसमें संविधान के जो आर्टिकल्स है उनको याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हमने क्या क्या याद किया, आज हमने संविधान की कुछ समितियां याद किया। अच्छा, मैं आप लोग को ये जो नोट्स है ये शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या है, संविधान के सभी भागों को एक साथ एक लिस्ट में यहाँ पर दिया गया। ठीक है, भाग 1 क्या है, भाग 2 क्या है, भाग 3 क्या है, ये मैं लिस्ट आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप लोग वहां पर ले लेना, रख लेना अपने पास। चाहो तो नहीं रखना होगा तो मैंने तो 10 आप लोगों को 10 भाग तो याद करा ही दिया। ठीक है, भाग संख्या जो 10 है यहां तक तो मैंने आप लोगों को याद कराई दिया। इस भाग के बाद भी मैंने क्या किया, आप लोगों को भाग नंबर 11 संघ और राज्य के बीच संबंध, जिसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, एक लेजिस्लेटिव संबंध है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध है, आर्टिकल 245 से 255, 256 से 263, एकदम क्लियर पॉइंट यहाँ पर दिया गया। कुछ समस्या नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इसके और आप देखो हमने क्या याद किया था, हमने याद किया था यहाँ पर कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, भाग संख्या 14, भाग संख्या 14 ये हमने आप क्या याद किया था, अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। भाग संख्या 15 हमने क्या याद किया था, इलेक्शन। हमने क्या याद किया, भाग संख्या 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, हमने याद किया था भाग 18 इमरजेंसी उपबंध। ठीक है, हमने इतना याद किया हुआ है। भाग संख्या 20 संविधान का संशोधन, ये भी एक याद कर लो तो आपके लगभग ये पूरा पोर्शन यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, आई होप कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। और सबसे बड़ी बात है, देखो ये जो हम 3 सीरीज यहाँ पर लेकर के आप लोगों के साथ चल रहे हैं ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये सीरीज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन 15,000 MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चर्चा 30 इयर्स का। ठीक है, यूपी स्पेशल मेंस। ठीक है, ये 3 जो चीजें हैं सबसे बेस्ट है, सबसे यूनिक है। एक बार क्लासेस करना स्टार्ट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक जरूर करो। और सबसे बड़ी बात है कि सजेशन में, मतलब सॉरी कमेंट सेक्शन में सजेशन पूरा का पूरा आप लोग दोगे, तब जाकर के हमको इसका बेनिफिट मिलेगा, तब जाकर के हमको इसका वास्तविक लाभ मिलेगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में मुझे बताओ कि ये क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, क्या इसमें और सुधार किया सकता है, क्या इसमें अमेंडमेंट किया सकता है। मेरा पूरा कोशिश है कि मैं क्लासेस को बाइलिंगुअल रखूं, जहां पे जरूरत पड़ा मैं कीवर्ड्स का प्रयोग कर रहा हूं। देखो चूंकि ये बुक ही इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ठीक है, सबसे बड़ी तो अंग्रेजी मीडियम वालों का समस्या ये है कि उनके लिए तो आधी सारी बुक आती ही नहीं मार्केट में। कई बार ये समस्या हिंदी मीडियम वालों के साथ होती है। तो हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलना है, हमको ऐसा पढ़ना है कि चीजें हमारा कहीं से भी काम चल जाए, उस पर वर्क करिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।